Hello students, welcome to my channel Education is Free by Mrs. Rana. So today we are going to start class 10th chapter number 1, that is chemical reactions and equations. Students, ये chemical reaction and equation हमारा chemistry का chapter है और इसमें हम 3 major topics पढ़ने वाले हैं. इसमें से first topic है हमारा chemical equations या फिर मैं कहूँ तो chemical reactions. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंडर हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे हमारा फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस. आपने फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवीजन की यहाँ पे नीड है टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शंस. ओके, नेक्स्ट हम कुछ एक्टिविटी स्टडी करेंगे जिसकी हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं केमिकल रिएक्शन जब होती है, हम कैसे जान सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम स्टडी करेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस. जो हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे उसे हम कैसे बैलेंस करते हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे आएगा, वो हम बैलेंस करना सीखेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, सी हमें पता है कार्बन का सिंबल होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो O2, ये हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, बैलेंसिंग द इक्वेशन का मतलब है लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ सी हैं, 1, राइट. ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2. वैसे ही राइट साइड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1. ऑक्सीजन कितने हैं, अगेन 2. तो ये इक्वेशन कैसी है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है. कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन. तो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था. नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके अंडर हम 7 टाइप स्टडी करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा, ये एक सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जो हम इस चैप्टर के अंडर करने वाले हैं, बाकी इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आगे आपको मिलेगा. सो फर्स्ट टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन से ही आपको समझ में आ रहा है कोई चीज़ कंबाइन हो रही होगी. तो जनरली मैं आपको बताऊँ, अगर आपका एक ए है वो बी के साथ रिएक्ट करता है और आपको प्रोडक्ट मिलता है ए बी, ये आपस में क्या हो गए हैं, कंबाइन. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब रिएक्ट करके आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो कंबाइन हो जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन क्या था, इसमें कंबाइन कर रहे थे. डीकम्पोजिशन में क्या होगा, इसमें ब्रेक करेंगे. अगर आपका ए बी क्या कर जाता है, 2 अलग अलग एलिमेंट में ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट अगेन आप वर्ड से समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कोई पक्का कोई ना कोई एलिमेंट क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा. अब सपोज़ ए बी आपने लिया है, वो रिएक्ट कर रहा है सी के साथ, एंड सपोज सी क्या है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट निकलता है, तो उसने क्या करना है, बी को हटाकर उसकी जगह ले लेनी है और हमारे पास नया प्रोडक्ट निकल के आना है ए सी प्लस बी. क्या कहा मैंने, अगर आपका ए बी आप रिएक्ट करवाते हो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, वो क्या है सी, तो सी ने बी की जगह लेनी है, उसको डिस्प्लेस करना है और एक नया प्रोडक्ट बनाना है ए सी, और बी एज इट इज़ रह जाएगा. ठीक है, तो डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे, क्या डिस्प्लेस हुआ है, बी. किसने किया है, सी ने. ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. स्टूडेंट्स, ऊपर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इसमें अगर सपोज ए बी आपका कोई एक कंपाउंड है
वो रिएक्ट करता है CD के साथ। डबल यानी 2, डबल का क्या मतलब होता है 2, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो B है और C है वो आपस में एक दूसरे की जगह ले लेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे और नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे AC और BD। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या कर गए, डबल डिस्प्लेस कर गए, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करेंगे दैट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हुए देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो PPT लिखा है इसका ये शॉर्ट फॉर्म है प्रेसिपिटेट्स का, शॉर्ट फॉर्म है ये प्रेसिपिटेट्स का। ये सॉलिड बन जाता है जब भी हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे आगे जाके। सपोज़ अगर A और B आपस में हम रिएक्ट करवाते हैं और हमें कुछ, ये दोनों कैसे फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और आगे जाके हमें एक मिलता है कोई C और सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। छोटे छोटे सॉलिड यानी प्रॉपर सॉलिड नहीं, लाइक छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी उसके प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आप विद एन हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी आप स्टडी करोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं वो कभी कभी हमें कलर्ड दिखते हैं, कभी कभी हमें कलरलेस दिखते हैं, ठीक है। वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें भी हम दो या दो से ज़्यादा कोई भी, ठीक है। सपोज़ हमने एक एसिड लिया है और एक बेस लिया है, उसको रिएक्ट करवाया है, तो वो हमारा फॉर्म करेगा वाटर प्लस हमें एक सॉल्ट मिलेगा। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे एसिड बेस वाटर सॉल्ट, ये बस एक आइडिया है कि इन रिएक्शन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लास्ट जो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अंडर दिस रिएक्शन हम जो रिएक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है, उसमें या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। या तो आप ये देखोगे, ठीक है, या फिर आप देखोगे गेन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पे गेन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगी, जहाँ लॉस होगा ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। ये भी हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ पे देखे, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें A + B आपका कंबाइन करके बना रहा है AB। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे आपके जो भी आपका कंपाउंड है वो ब्रेक कर जा रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है और नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे AC, और जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है वो साइड में रह जा रहा है, दैट इज़ B, ठीक है। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिमिलरली लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे आप दो AB और CD को आपस में रिएक्ट करवा रहे हो और B और C एक दूसरे को डिस्प्लेस करके बना रहे हैं AC और BD, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें हम प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हुए देखेंगे। और नेक्स्ट होगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें बेसिकली आपके एसिड और बेस रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट फॉर्म करेंगे। एंड द लास्ट वुड बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसमें हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूँ तो गेन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं। देयर आर 7 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं, 7 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब ये जो लास्ट हमारा रिएक्शन था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसके हम जो थर्ड मेजर टॉपिक है वो स्टडी करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन आर डेली लाइफ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि कोरोशन ऑफ मेटल्स हो गया, हम ये स्टडी करेंगे। और रैंसिडिटी ऑफ फूड, रैंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब होता है खाने का ख़राब हो जाना, रैंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है, ये स्टडी करेंगे। इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो यानी आपने एक रस्ट है, ये
देखा होगा डेली लाइफ में। रस्ट होता है जंग। कोई भी आप आयरन का क्या ले लो, प्लेट ले लो या फिर नेल ले लो, रॉड ले लो या फिर तवा ले लो, ठीक है। अगर आपको आप आयरन की प्लेट, नेल, रॉड, तवा कुछ भी लो, उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए, ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं बट लाइक सम पीरियड ऑफ टाइम, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में छोड़ देते हो, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में छोड़ देते हो तो एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है उसमें, ठीक है। वो रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर होती है दैट इज़ रस्ट। अगर मैं इसको आपको केमिस्ट्री के फॉर्म में समझाऊं, आपने आयरन की एक चीज़ ली, Fe क्या होता है आयरन का, आयरन को ऐसे डिनोट करते हैं ना, Fe का, Fe, ओके। Fe यानी आयरन को आप क्या करते हो, ह्यूमिड यानी जहाँ पे वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो, ह्यूमिड इन्वायरमेंट क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में, ह्यूमिड वाटर कंटेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में। आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हो तो आपको एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर दिखती है दैट इज़ रस्ट, और वो लेयर होती है फेरिक ऑक्साइड की, ठीक है। इसे हम कोरोजन ऑफ मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जो आयरन में कोरोड हो जाती है, कोरोजन हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल, रेंसिडिटी ऑफ फूड, हम सब स्टडी करेंगे अंडर इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन आवर डेली लाइफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड कि हमारे 3 मेजर टॉपिक्स हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड लास्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन आवर डेली लाइफ। तो ये था इंट्रोडक्शन फुल चैप्टर का। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers. An iron tawa, pan, nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food gets digested in our body. We respire. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि क्या होता है जब मिल्क को हम रूम टेम्परेचर में ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या होता है। हाँ स्टूडेंट्स, यस, जो मिल्क है वो हमारा स्पॉइल हो जाता है। मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन केप्ट एट रूम टेम्परेचर, जब उसको रूम टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए आप छोड़ दोगे तो मिल्क क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप आयरन तवा ले लो, ठीक है, या फिर आयरन नेल्स ले लो, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, तो ये नेल्स क्या कर गई हैं, इस नेल्स में एक लेयर फॉर्म कर गई है, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवट चेंज्ड। हुआ है यानी कि वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some of the activities to find the answer to these questions. अब जिसको फिजिकल केमिकल चेंज अच्छे से याद नहीं है या उनके बीच डिफरेंस होता है, उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिए हैं स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। पहले तो आप ये कुछ एग्जाम्पल स्टडी करो। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ sugar in water, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में आप बेसिकली होते हुए देखते हो, ठीक है, क्या इन तीनों प्रोसेस में कोई भी आपको एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो आइस है क्या वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है?
मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि हमारे पास वाटर आ रहा है, या फिर मैं कहूँ तो वाटर का लिक्विड फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे जो आइस है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म था, जब वो मेल्ट हुआ तो हमें वाटर का लिक्विड फॉर्म मिला। क्या यहाँ पे कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस मिला? नहीं, पहले भी वाटर था, आगे जाके भी क्या मिला? हमें वाटर ही मिला। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर का लिक्विड फॉर्म था, हमने जब उसको इवेपोरेट किया तो हमें क्या मिला? वाटर का गैशियस फॉर्म मिल गया। ठीक है, पहले भी वाटर था, अगेन वाटर। अब आप लास्ट देखोगे, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। हमने शुगर लिया प्लस वाटर लिया, ठीक है, हमारे पास शुगर सोल्यूशन आ गया। क्या हम इस शुगर सोल्यूशन, हमारे पास क्या आ गया? शुगर सोल्यूशन। ठीक है, ये भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं है स्टूडेंट्स, इसको हम वापस शुगर और वाटर में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आप इसको क्या करो, इवेपोरेट कर दो। एक सेकेंड, आप इसको इवेपोरेट कर दो। ठीक है, थ्रू इवेपोरेशन स्टूडेंट्स याद रखना, थ्रू इवेपोरेशन वन कैन सेपरेट वाटर एंड शुगर एज वाटर गेट्स इवेपोरेट एंड शुगर लेफ्ट्स बिहाइंड। ठीक है, यानी कि हम दोबारा से यहाँ पे कोई नया सोल्यूशन, नया कोई ऑयल निकल के नहीं आ गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑयल नहीं बन गया है, ऐसा तो नहीं है शुगर वाटर हमने मिक्स किया, हमें केरोसिन मिल गया, हमें ऑयल मिल गया। ठीक है, हमें क्या मिला? शुगर सोल्यूशन मिला। इसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? इवेपोरेट करोगे, हमारा वाटर क्या कर जाएगा? इवेपोरेट कर जाएगा। इवेपोरेशन प्रोसेस से वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और पैन में क्या रह जाएगा? शुगर रह जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल से ही आपको याद आ गया होगा कि मैं किस प्रोसेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सच प्रोसेस नोट कर लो, इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इसमें हमारे कोई भी नए केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं हुए हैं। ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस। याद आया स्टूडेंट्स? फिजिकल चेंजेस हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, सच प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस या फिर केमिकल सब्सटेंस कहो तो आर फॉर्म्ड, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। अब जो यहाँ पे बुक में आपने रिएक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से कुछ हम ले लेते हैं। जैसे कि एक ले लेते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल था, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अब ये कैसे प्रोसेस है? एक और ले लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे कहा गया था, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, कि आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ये जो पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो गई है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रस्ट। या फिर मैं करूँ रस्टिंग ऑफ एन आयरन। एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अब फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में क्या होता है? ठीक है, ग्रेप्स हमारे उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये किसका फॉर्मूला है? यह है ग्लूकोज। ठीक है, जब आप उसको फर्मेंट करोगे स्टूडेंट्स, तो वो हमारा क्या फॉर्म करेगा? वो हमारा फॉर्म करेगा इथेनॉल, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या यहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स स्टूडेंट्स वही होता है जहाँ पे ग्रेप्स को फर्मेंट किया जाता है, काफ़ी टाइम तक रखा जाता है ताकि वो एक एल्कोहल फॉर्म करे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? हाँ, हुआ है। जैसे हमने रस्टिंग ऑफ एन आयरन में देखा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो आयरन है, ठीक है, जब वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट को में एक्सपोज होता है काफ़ी टाइम तक, तो वो हमारा फॉर्म करता है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि क्या फॉर्म करता है? फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर में होता है। रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होती है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो ऊपर। ठीक है, ये पिक्चर है, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होती है, इसे हम क्या कहते हैं? रस्ट। क्या कहते हैं? रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या, पहले हमारे पास क्या था?
क्या था, ओरिजिनल में हमारे पास क्या था, हमारे पास आयरन था, Fe था। फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आया, हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, रस्ट फॉर्म हो गया, वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो गई। तो ये कैसा प्रोडक्ट है, एक न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ठीक है, जब भी आपके घर पे एलपीजी गैस होंगी, वो जब बर्न करती हैं, ठीक है, ऐसा फ्यूल जब बर्न करता है तो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर, लाइट, ठीक है, और एनर्जी रिलीज़ करता है। आपके पास क्या था, एलपीजी गैस थी, पर उसने इतने सारे आपको क्या दिए, नए प्रोडक्ट दिए। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन कहते हैं। मैम, ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। हमेशा याद रखना, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है। इनहेल एक्सहेल आप जो करते हो वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो सिर्फ ब्रीदिंग है, वो पार्ट है रेस्पिरेशन का। जो रेस्पिरेशन है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, और फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ये हमें क्या मिलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, हमें न्यू प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप बहुत बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि आपने क्या किया, फूड इज़ कुक्ड। अब फूड इज़ कुक में क्या है, आपने अनियन लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अनियन लिया, ठीक है, टोमेटो लिया, कुछ वेजीज ली। ठीक है, उसको आपने ऑयल में प्लस उसको हीट देकर पकाया और आपके पास एक फूड आया। ठीक है, जो आप खा सको। ठीक है, फूड निकल के आया। क्या ये फूड एक नया प्रोडक्ट है? क्योंकि आप इसको वापस नहीं जा सकते, आप इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। आप उस फूड से पहले जैसा अनियन, टोमेटो, वेजीज नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये कैसा प्रोडक्ट है, एक न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, एक न्यू प्रोडक्ट है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पे, या फिर मैं कहूँ तो सच प्रोसेस, ऐसे प्रोसेसेस इन विच द original substances lose their nature and identity. ठीक है, and form new chemical substances with different properties. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ठीक है, ओके। तो ऐसे सब्सटेंसेस, यहाँ पे क्या कहा है, सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। जो हमारा फिजिकल चेंज था उसमें नो न्यू केमिकल सब्सटेंस ऑफ फॉर्म, कोई नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था। और जो हमारा केमिकल चेंज है उसमें हमारे न्यू केमिकल सब्सटेंसेस जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे एग्जाम्पल्स दिए थे, मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, फूड इज़ कुक्ड, वी रेस्पायर, ये सब क्या थे, ये एग्जाम्पल थे केमिकल चेंजेस के। ठीक है, अब हम एक डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच। ठीक है, कि हमारे मेन क्या डिफरेंस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में।
ओके, बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। एक तो आपको पता ही है, ठीक है। पहला है, फर्स्ट तो है कि ये कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता, ठीक है। नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। अब आप सोचोगे मैं फिजिकल केमिकल चेंज इतना क्यों बता रही हूँ, तो आपको जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, केमिकल इक्वेशंस देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि इसका डिफरेंस जानना क्यों ज़रूरी है। और जो केमिकल चेंज है इसमें हमारे न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ओके हम कह सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो इफ़ेक्ट होती हैं सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहूँ तो जैसे हमारा स्टेट हो गया, ठीक है। जैसे आइस सॉलिड फॉर्म में था, वो मेल्ट होके वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वाटर जो सॉलिड फॉर्म में था, जिसे हम आइस कहते हैं, वो उसका स्टेट चेंज हो गया और वो लिक्विड फॉर्म में आ गया जब वो मेल्ट किया, ठीक है। तो स्टेट, ठीक है, शेप हो गया या फिर साइज़ हो गया। साइज़ जैसे अगर आपके पास एक वुड है, वुडन स्टिक है, उसको आप बीच से तोड़ देते हो तो वो क्या हो जाता है, स्टिक का लेंथ छोटा हो जाता है, पर स्टिक तो स्टिक ही रहेगी ना, वुडन स्टिक तो वुडन स्टिक ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिज़िकल चेंज है उसमें सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज है इसमें बोथ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ गेट्स affected, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉम्पोजिशन चेंजेस। एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक वुड का एग्जाम्पल दिया आपको कि आपके पास एक वुडन स्टिक है, फिजिकल चेंज में वुड का एग्जाम्पल दिया, आप उसको बीच से कट करते हो तो उसका सिर्फ क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट की, ठीक है। आपके पास 2 वुडन पीस आ गए, वुड तो वुड ही रहा, लेकिन वहीं पे अगर आप वुडन पीस लेते हो, ठीक है, उसको क्या करते हो, बर्न करते हो, तो आपको एंड में क्या मिलेंगी, एशेस, राख मिलेगी, एशेस मिलेंगे, एशेस, धूल राख क्या होते हैं, वो वाइट कलर के एशेस होते हैं, वही मिलेगी। तो यहाँ पे क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई इसकी, वुड की, पहले पास वुड था, अब हमारे पास क्या रह गई, राख रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गए। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी चेंज है, जो हमारा फिज़िकल चेंज है वो एक टेम्परेरी चेंज है, क्योंकि हम, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। और ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, परमानेंट चेंज। अभी टेम्परेरी चेंज और परमानेंट चेंज क्यों बोल रही हूँ, इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, क्योंकि जो फिज़िकल चेंज है वो एक रिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है, एक रिवर्सिबल चेंज है, और केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल चेंज है। क्या आप जो वुड आपने बर्न किया है, ठीक है, उसकी राख बन चुकी है, या उस राख से दोबारा वुड बना सकते हो, नहीं। तो ये कैसा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ, राइट। क्या आप, जो आपके पास आइस था वो मेल्ट करके आपको वाटर मिला लिक्विड फॉर्म में, क्या उसको दोबारा से आइस बना सकते हो, यस। कैसे, उसको दोबारा से फ्रीज करके आपको आइस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज इज़ अ रिवर्सिबल चेंज और केमिकल चेंज इज़ इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। इसके डेफिनेशन मैंने ऊपर ही बता दी थी कि फिजिकल चेंज इज़ अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज फिजिकल चेंज, ठीक है, इट्स कॉम्पोजिशन इट रिमेन सेम्स, दैट इज़ द ओरिजिनल सब्सटेंस डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। और जो केमिकल चेंज है वो ऐसा सब्सटेंस है जो अंडरगो करता है केमिकल चेंज, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है, वो क्या कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आप वो भी कर सकते हो, एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड कर सकते हो, पर ये 4 हमारे बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, और केमिकल चेंज में न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होती हैं, केमिकल चेंज में बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ गेट्स अफेक्टेड। फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है क्योंकि वो रिवर्सिबल चेंज है,
और केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है क्योंकि वो इरिवर्सिबल चेंज है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो केमिकल चेंज है जो एक इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जहाँ भी आपको केमिकल चेंज होते हुए दिखेगा, जहाँ भी आपको एक केमिकल चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि वहाँ पे एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, याद रखना हमेशा कि जहाँ पे केमिकल चेंज हो रखा है, आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। इसलिए मैं आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच डिफरेंस बता रही थी, ताकि आपको पता रहे कि फिजिकल चेंज किस कौन कौन से प्रोसेस है जिसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, कैसे प्रोसेस हैं, उसमें क्या इफेक्ट आप देखोगे, जिससे आपको पता लगेगा वहाँ पे केमिकल चेंज होकर रखा है, जैसे न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे चेंज होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी केमिकल चेंज होता है वहाँ पे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अब केमिकल रिएक्शन हम इंट्रोड्यूस कर ही चुके हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको मेंशन कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक्टिविटी स्टडी करेंगे। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये आपको लाइन पता है कि जहाँ भी फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place, ठीक है। यानी कि ऐसे प्रोसेस जहाँ पे न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, नए प्रोडक्ट मिलते हैं, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। लिख लो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का फॉर्म वो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। दूसरा पेन ले लेती हूँ, ठीक है। द process in which new substances ठीक है with new properties are formed from one or more substance, one or more substances are called chemical reaction। ये थी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, ये थी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपके न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। आप एक या एक से ज़्यादा क्या करोगे, सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवाओगे और आपको क्या मिलेगा, एक नया सब्सटेंस मिलेगा, या फिर दो नए सब्सटेंस मिलेंगे, तीन मिलेंगे, डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये थी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। एक और पॉइंट है जो आपको केमिकल रिएक्शन में याद रखना है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके जो एलिमेंट है, ठीक है, उनके अंदर जो एटम्स हैं, ऐसे सपोज़ मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, आपने क्या लिया, आपने लिया कार्बन, कार्बन लिया, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आपने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिला आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, हाँ, क्या होता है कार्बन, CO2, ठीक है, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज़ की, ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में जाएंगे। प्लस मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितने कार्बन है, एटम्स, कितने एटम्स है कार्बन के इधर लेफ्ट साइड में 1, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2, राइट साइड में देखो कार्बन के कितने एटम हैं 1, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 2। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन है वो यहाँ पे कैल्शियम में बदल गया हो, नहीं ना, ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे पोटेशियम में बदल गया हो, नहीं हुआ ना। यानी कि जो एटम्स हैं वो किसी और एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते हैं, बस आपस में क्या कर जाते हैं, रीअरेंज कर जाते हैं,
क्या कर जाते हैं, रीअरेंज। कभी भी ये मत सोचना कि जो यहाँ पे अगर आप कार्बन है आप उसको किसी तरीके से रिएक्ट करवा रहे हो आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम। ये कभी नहीं होता है, ठीक है, ये कभी नहीं होता है। जो एटम्स है, अगर इस साइड कार्बन है तो उस साइड भी आपको कार्बन ही मिलेगा। जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस तरह उतने ही नंबर उधर क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे। वो आपस में क्या कर जाते हैं, रीअरेंज कर जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखना, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट गेट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने लिखी है इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है इसकी एटम्स की, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे ऑक्सीजन डाला है और वहाँ पे आपको पोटेशियम निकल के आ रहा है, नहीं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर होंगे उधर भी ऑक्सीजन होगा, बस एटम्स की क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट हो जाएगी। गॉट इट, ओके। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी 1.1, this activity needs a teacher's assistance. It would be better if students wear eye protection. Clean a magnesium ribbon about 2 cm long by rubbing it with a sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash soap formed in a watch glass as shown in the figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe? अब यहाँ पे हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, ठीक है। उस मैग्नीशियम रिबन को हमने, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ टोंग क्या किया है, उसको होल्ड करके हम उसको विद द हेल्प ऑफ बर्नर बर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे, आप इसके सामने वाली पिक्चर में आ जाइए। यहाँ पे क्या है, जब हमने इसको बर्न किया, ठीक है, क्या बर्न किया हमने, मैग्नीशियम रिबन को। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये एक डार्जलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, डार्जलिंग वाइट फ्लेम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब ये बर्न हो रहा है, ये जो है ये एक डार्जलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये जब डार्जलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे एक, ये जैसे आपको यहाँ पे देख लो वॉच ग्लास जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक वाइट कलर की, ठीक है, पाउडर दिखेगा, वाइट कलर का पाउडर कलेक्ट होगा जो कि होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। ये कैसे फॉर्म हुआ, ये कैसे फॉर्म हुआ स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड किसके बीच रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में ही ये बर्न कर रहा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक को आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ठीक है। मैग्नीशियम, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाओ, हाँ, तो हमारा क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके बीच में रिएक्शन हुआ और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो वाइट पाउडर आपको दिख रहा था ये किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन नोट कर लो, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ठीक है, बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into a white powder, ठीक है। ये वाइट पाउडर किसका है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म हुआ है, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मैग्नीशियम रिबन किया, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर। हमें क्या दिखा, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक डार्जलिंग वाइट फ्लेम आपको दिख रही है, ठीक है। और ये आपका टर्न कर रहा है मैग्नीशियम रिबन इनटू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर में कन्वर्ट कर रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। अब हम सेकंड में जाते हैं, ठीक है।
ओके उससे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide and it is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई. नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.2. एक्टिविटी 1.2 में आप देख सकते हो टेक अ लेड नाइट्रेट. अब आपने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. उसमें आपने ऐड करोगे पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. एक्टिविटी 1.2 देख लेते हैं. एक्टिविटी 1.2 में क्या लिखा है, इसमें आपको बोला गया है कि आप एक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लोगे. ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है. ठीक है, एक सोल्यूशन लोगे, उसमें आप पोटेशियम आयोडाइड डालोगे. आपको मैं बता दूं ये दोनों के दोनों कलरलेस हैं. ये दोनों के दोनों कलरलेस लिक्विड हैं. ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास यहाँ पे आ जाओ, ये आपको जो इमेज दिख रही है ये वाली. ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, लेड, ये नीचे वाला लेड नाइट्रेट है, ये ऊपर आपने क्या लिया है पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, लेड नाइट्रेट में जब आप पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करोगे तो आपको यहाँ पे एक येलो सोल्यूशन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है ना. ये यहाँ पे एक फॉर्म होगा पीपीटी, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा येलो कलर का. तो क्या हुआ, आपने दो कलरलेस लिक्विड मिक्स किए, आपको एक कलर्ड येलो कलर की प्रेसिपिटेट क्या हुआ यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ. वो प्रेसिपिटेट किसका है, क्या हुआ यहाँ पे. तो जब भी हमारा लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड फॉर्म होता है. और ये जो येलो कलर है ये होता है लेड आयोडाइड का. ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ये है आपकी लेड आयोडाइड की. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है विद न्यू प्रॉपर्टीज़. क्या फॉर्म हुआ है, लेड आयोडाइड. ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्टिविटी 1.3. एक्टिविटी 1.3 कहती है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्युल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब. Add a dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in this temperature? ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, पहला तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लो. जब भी ये एक्टिविटी आप करोगे आपको एसिड को बहुत ध्यान से होल्ड करना है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप HCl या H2SO4 ले रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हो, ये बहुत ही हार्मफुल है. तो इसको बहुत ही केयरफुली आपने होल्ड करना है. ठीक है, जो आप कॉनिकल फ्लास्क लेने वाले हो, ठीक है, या फिर टेस्ट ट्यूब लेने वाले जिसमें आप एक्टिविटी करने वाले हो, ठीक है, आपने उसमें ऑब्जर्व करना है टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें जब भी आप जिंक में डाइल्यूट इसको डाइल्यूट करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4. ठीक है, आपने जिंक ग्रैन्यूल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया तो आपका फॉर्म होगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. कॉनिकल फ्लास्क कुछ ऐसा सा होता है. ठीक है, आप या तो टेस्ट ट्यूब में कर लो या कॉनिकल फ्लास्क में. ये कॉनिकल फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, इस फॉर्म में होती है. ठीक है, जब आप जिंक ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे आपने जिंक ग्रैन्यूल्स रखे हैं, इसमें आप जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो आपका H2 गैस क्या करेगी, रिलीज़ करेगी. ठीक है, तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि एक सेकेंड, हाँ, टेम्परेचर जब भी ऐसा होगा तो फिर टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट ट्यूब चेंजेस. ठीक है, जो चेंज होगा वो क्या होगा कि आपका टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हॉट हो जाएगी. प्लस आपको बबल्स दिखेंगे वहाँ पे फॉर्म होते हुए. वो बबल्स क्या होंगे कि आपकी हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, रिलीज़ कर रही है. ठीक है, जब भी इस एक्टिविटी को आप केमिस्ट्री लैब में करोगे, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत केयरफुली हैंडल करोगे. प्लस आप जब ये रिएक्शन देखोगे, जो जिंक का रिएक्शन होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपका फॉर्म होगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, आपका जो टेम्परेचर होगा, आपने कॉनिकल फ्लास्क में किया है या टेस्ट ट्यूब में किया है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा. आपको टेस्ट ट्यूब या फिर कॉनिकल फ्लास्क
थोड़ी सी बाहर से हॉट हॉट फील होगा, ठीक है। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं ये हमने क्यों स्टडी किए, ठीक है। ये हमने स्टडी किए फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। पहले हमने इसमें क्या देखा कि हमारा कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। किसी में हमें कलर चेंज होता हुआ भी दिख रहा है, राइट। कहीं पे हमें जो रिबन है वो एशेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। वाइट पाउडर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये क्या क्या है, ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। अभी आपने लास्ट में देखा जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम मिक्स करते हो तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है। और आपको जिसमें भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट ट्यूब में किया है, कॉनिकल फ्लास्क में किया है, वो क्या हो जाती है, उसका टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. ठीक है। ये वीडियो आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बाकी हम जो केमिकल इक्वेशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो फिर अब जो हमारा लास्ट है आज के लेक्चर का टॉपिक, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं द ईजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे चेंजेस जो कि बहुत ईजिली ऑब्जर्व कर सके हम केमिकल रिएक्शन जब हो रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या केमिकल कहूँ तो चेंजेस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पे रिएक्शन ही आएगा, ठीक है। तो केमिकल चेंज है तो फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो नेक्स्ट इज ओके, हमारा सबसे पहला अगर हम कहें तो कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका हमने एक एक्टिविटी करके रखा है, ठीक है। वो एक्टिविटी क्या है, यस हमने क्या किया था, हमारे पास एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, आपको याद हो तो, ठीक है। यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ये कैसे फॉर्म हुआ है, जब हमारा लेड नाइट्रेट रिएक्ट किया है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट किया है PbNO3 रिएक्ट किया है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट मिला है हमें, इसका लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिला है, ठीक है। जब हमारा लेड नाइट्रेट रिएक्ट किया है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, किसका किसका फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स, लेड आयोडाइड का। यहाँ पे आप ये येलो देख सकते हो, ये जो येलो येलो कलर है ये क्या है, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट हमें फॉर्म होता हुआ मिला है। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल चेंज है उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम चेंज, ठीक है। दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है आप बोलोगे, ठीक है। प्रेसिपिटेट आप लिख लो, जिसको नहीं पता थोड़ा इसको लाइट कर लेते हैं। प्रेसिपिटेट हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन गैस का भी हमने एग्जाम्पल स्टडी करके रखा है, दैट इज बोलो, हाँ, जब जिंक ग्रैन्यूल्स में हमने सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने मिक्स किया था, तो हमारे पास क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या कही, रिलीज़ की, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन क्या है, गैस रिलीज़ हुई। कैसा भी केमिकल चेंज हो रहा है,
ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अभी फिर से सेम एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। एक और एग्जांपल है हमारे पास जो मैंने आपको कहा था, वो है रस्ट। क्या है, रस्ट। अब रस्ट में क्या होता है, रस्ट में आपको पता है आपके पास आयरन है, आयरन का कलर क्या है, ग्रेइश ब्लैक बोले, ग्रेइश ब्लैक कलर की आयरन होती है, ठीक है। जब भी उसमें रस्ट फॉर्म होता है, वो जो रस्ट है वो होता है आपका रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। आयरन को जब आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हो तो एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेइश ब्लैक से कलर क्या चेंज हुआ, रेडिश ब्राउन। तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अब इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो हमने स्टडी किया था, जैसे एलपीजी लिया है हमने, ठीक है। एलपीजी क्या है, एलपीजी ना लो तो आप ले लो पेट्रोल ले लो। क्या पेट्रोल हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, होता है, पेट्रोल हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाँ होता है, ठीक है। जब आप पेट्रोल को बर्न करते हो, पेट्रोल को बर्न करते हो तो आपको क्या मिलता है, वाटर वेपर, वाटर वेपर, या फिर कहूँ तो एक और चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी फाइनल यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट क्या किया, चेंज किया। जो केमिकल चेंजेस है स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे पेट्रोल जो लिक्विड फॉर्म में था, जो भी इसके एंड प्रोडक्ट्स बने हैं वो सारे के सारे कौन से फॉर्म में है, उसका स्टेट चेंज हुआ है, डेट इज गैशियस फॉर्म में हुए हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यस। नेक्स्ट है हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक एंड द लास्ट वन, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसका भी हमने एग्जाम्पल स्टडी किया था, दैट इज कौन सा एग्जाम्पल था, यस राइट, जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या किया, मिक्स किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल्स में मिक्स किया, तो हमारे पास जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। उसमें हमारा जो टेम्परेचर है कॉनिकल फ्लास्क का, वो क्या किया था, चेंज किया था, इंक्रीज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिली है देखने को, ठीक है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो टेम्परेचर चेंज है ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंक्रीज़ हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंक्रीज़ हो, कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें फॉल इन टेम्परेचर होता है, ठीक है। जो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे टेम्परेचर क्या करता है, फॉल करता है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज़, कहूँ तो राइज इन टेम्परेचर, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस आ जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ ऐसे रिएक्शन जहाँ पे टेम्परेचर फॉल करते हैं उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे टेम्परेचर हल्का सा राइज कर रहा है या फिर जितना भी राइज कर रहा है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो जिंक है जहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है, एक ऐसा रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे क्या हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ईजिली ऑब्जर्वेबल पॉइंट्स हैं ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ओके। अब ज़रूरी नहीं है हर एक जो भी रिएक्शन है उसमें एक ही आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी है जहाँ पे नंबर ऑफ चेंजेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। जैसे कि लास्ट एग्जांपल देख लो, ये जिंक जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, चेंज कर रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी क्या कर रही है, रिलीज़ कर रही है, ठीक है, हाइड्रोजन। वैसे ही यहाँ पे ऊपर अगर देखें तो जब लेड नाइट्रेट आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको येलो प्रेसिपिटेट कलर भी चेंज हो रहा है और येलो कलर का प्रेसिपिटेट भी देखने को मिल रहा है। तो चेंजेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, ठीक है। तो ये थे आज का
हमारे पॉइंट्स जो हमने स्टडी किए, हमने देखा है कि कैसे हम अपना आगे इस पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने स्टडी किया है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, कुछ एग्जांपल्स देख के। मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया फिजिकल चेंज, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया आपका केमिकल चेंज। ठीक है, हमने डिफरेंस स्टडी किया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमने आज स्टडी किया है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमें पता है केमिकल चेंज जहाँ होगा वहाँ केमिकल रिएक्शन पक्का होना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, हमें ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कोई भी नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन में। और यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है उसमें कोई एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने ऑक्सीजन लिया है रिएक्टेंट्स में, ठीक है, आपने ऑक्सीजन कार्बन मिक्स किया है तो आपको पोटेशियम और लेड मिल रहा है, नहीं, आपको ऑक्सीजन और कार्बन ही मिलेगा बट रीअरेंज होकर एक नया सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने लास्ट स्टडी किया था, उससे पहले हमने एक्टिविटीज़ भी स्टडी किए हैं, और लास्ट हमने स्टडी किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपने यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया था। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, कल। ओके, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।